नमस्कार दोस्तों। अब अपन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण का। तो अब हम पार्ट 2 में शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखो, शुरुआत में जब हमने पढ़ा था क्रांति से पहले, तो यूरोप में राष्ट्र राज्य का अभाव था। जैसे आज हम जर्मनी को देखते हैं, इटली को देखते हैं या स्विट्जरलैंड को देखते हैं। आज हम देखते हैं कि ये स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य वे इस रूप में नहीं थे। मतलब 18वीं शताब्दी में ये राष्ट्र राज्य नहीं थे, ये किसी के अधीन हुआ करते थे। उस समय यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, जिन पर शासन किसका था? राजाओं का, डचों का और कैटेनों का, यानी इनकी कॉलोनियाँ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कॉलोनियाँ। तो आज का जो यूरोप है, क्रांति से पहले वो राष्ट्र राज्य नहीं था। यहाँ पर राजाओं का शासन था और राष्ट्रीय भावना नहीं थी, क्योंकि वे अपने आप को राजा के प्रति निष्ठावान मानते थे। इस कारण लोगों में राष्ट्रीय भावना नहीं थी। उसके बाद सामूहिक पहचान की कमी, यानी एकता का अभाव था। मतलब एकता नहीं थी, सबके जो बंटे हुए लोग थे, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर। पूर्वी व मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र का शासन था। मध्य और पूर्व यूरोप में निरंकुश राजाओं का शासन था, यानी तानाशाह राजाओं का शासन था। यहाँ रहने वाले लोगों में साझा पहचान का भाव नहीं था, एकता नहीं थी। यहाँ की अलग अलग भाषाएं थी, भाषा के नाम पर बंटे हुए थे लोग। विभिन्न जाति समूह से संबंधित थे, अपने आप को अलग अलग जातियों से जोड़ते थे, अपने आप को अलग अलग समाज से जोड़ते थे। वे खुद को देश का नागरिक नहीं मानकर प्रजा राजा की प्रजा मानते थे, यानी अपने आप को, स्वयं को अपने राष्ट्र का नागरिक नहीं मानकर राजा की प्रजा के रूप में अपने आप को देखते थे। अब हम एक उदाहरण लेते हैं एक साम्राज्य का, हैक्सबर्ग साम्राज्य। ये 5 भागों में बंटा हुआ था मोस्टली। कितने भागों में बंटा हुआ था? 5 भागों में। इसका पहला भाग था अल्पाइन क्षेत्र। यहाँ पर ऑस्ट्रिया व सुडनलैंड कुलीन वर्ग का अधिकार था, यानी इस साम्राज्य के अल्पाइन क्षेत्र में कौन से देश के लोग रहते थे? ऑस्ट्रिया और सुडनलैंड के। और कौन से लोग? कुलीन वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, और वो जर्मन भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? जर्मन भाषा बोलते थे। तो अल्पाइन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया व सुडनलैंड के कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, यानी ऐसे कह सकते हो शासक वर्ग रहता था। कौन? शासक वर्ग, शासक वर्ग। और ये कौन सी भाषा बोलता था? जर्मन भाषा बोलता। अगला है दूसरा बोहेमिया। ये इस क्षेत्र में जर्मनी के लोग रहते थे, यहाँ पर भी जर्मन भाषा बोली जाती थी। अगला है लोम्बार्डी व वेनेशिया। यहाँ इताली भाषा बोली जाती थी, इताली प्रांत की भाषा बोली जाती थी, और इसी क्षेत्र के यह लोग रहते थे, इताली प्रांत के लोग रहते थे। हैंगरी, यहाँ पर मंग्यार भाषा बोलने वाले अधिक थे। हालांकि और भी छोटी मोटी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन अधिकतर लोग मंग्यार भाषा बोलने वाले थे। अगला है गालिसिया। गालिसिया में कुलीन वर्ग का वर्चस्व था, और यहाँ पर पोलिश भाषा बोली जाती थी, जो वर्तमान में पोलैंड की भाषा है। तो यहाँ पर पोलिश भाषा बोली जाती थी। अगला है सामाजिक विभाजन। साम्राज्य में कुलीन वर्ग के अलावा सभी जातियां थी, लेकिन बड़ी संख्या में क्या थे? किसान थे। अधिकतर जो संख्या थी वो किसानों की थी, और किसान स्वतंत्र नहीं थे, अधीन थे। किसके? राजाओं के या पादरी वर्ग के अधीन थे। तो यहाँ किसानों की संख्या अधिक है, किसान स्वतंत्र नहीं है। तो उत्तर क्षेत्र में कौन से लोग रहते थे? बोहेमियन और स्लोवाक। दक्षिण में क्रोएट, पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया। अधिक भाषा व सांस्कृतिक विविधता के कारण एकता स्थापित करना कठिन था। जैसे हमने पढ़ा है, ये हैक्सबर्ग साम्राज्य भी भाषा के आधार पर 5 भागों में बंटा हुआ है।
और यहाँ की एक सांस्कृतिक विविधता है। विविधता का मतलब असमानता है। विविधता का मतलब होता है असमानता, यानी इनकी भाषा भी अलग अलग है, समान नहीं है। इनकी संस्कृतियाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। इस कारण यहाँ पर एकता स्थापित करना इतना सरल काम नहीं था। इसी बीच एक नए मध्यम वर्ग का उदय होता है। अब पढ़ेंगे अपन कुलीन व मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये कौन से लोग होते हैं? कुलीन वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से यूरोप का शक्तिशाली वर्ग है, क्योंकि पूरी की पूरी संसाधनों पर एक तरफा अधिकार था कुलीन वर्ग का। और समाज में जो प्रतिष्ठा थी, सामाजिक अधिकार भी किसके पास थे? अधिकतर कुलीन वर्ग का ही था। यानी ये उस समय यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कह सकते हैं इसको। इनके पास दोस्तों गांव में बड़ी बड़ी जायदाद होती थी, बड़े बड़े लैंड होते थे, जमीन के क्षेत्र होते थे। और शहरों में जो बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, कोठियां हैं, वो इन्हीं के पास में हुआ करती थी। इस बीच में आता है मध्यम वर्ग। जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है ब्रिटेन में, तो बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और व्यापार में भी बढ़ावा मिलता है। व्यापार और उद्योग फलते फूलते हैं और इसी बीच में एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय होता है, जिसे अपन मध्यम वर्ग के नाम से जानते हैं। तो मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, व्यापार को बढ़ावा मिला, उद्योग फलने फूलने लगे और इनका विकास है जो जहाँ तक शहरों तक जहाँ पहुँचा, और इसी ने एक नए वर्ग को जन्म दिया, वाणिज्यिक वर्ग का उदय। गठन। इस नए वर्ग में कौन से थे? कौन कौन थे मित्रों? उद्योगपति भी थे, व्यापारी भी थे और सेवा क्षेत्रों में जो लोग शामिल थे वो भी इस क्षेत्रों में थे। तो इनमें सब लोग शामिल थे, व्यापारी भी थे, उद्योगपति भी थे और सेवा क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल थे। अब राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ा सवाल है। जब तक राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती तो किसी भी राष्ट्र का गठन नहीं हो सकता। कुलीन वर्ग को मिलने वाले विशेष अधिकारों की समाप्ति की मांग की थी। तो ये मांग किसने की थी? मध्यम वर्ग ने की थी। किसने की थी? मध्यम वर्ग ने। मध्यम वर्ग ने कहा भाई जो कुलीन वर्ग है उनको मिलने वाले विशेष अधिकारों की होनी चाहिए समाप्ति। विशेष अधिकार क्या है? जैसे कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना पड़ता था और भी नहीं कई प्रकार की चीजें हैं वो जन्म से मिल जाती थी। तो मध्यम वर्ग ने कुलीन अधिकारों के समाप्ति की मांग है वो की। इसी शिक्षित वर्ग के बीच सबसे पहले राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी सबसे पहले जो राष्ट्रीय एकता का विचार है वो दिया था इसी मध्यम वर्ग ने। किसने दिया था? मध्यम वर्ग ने, जिसे आगे चलकर राष्ट्रवाद का रूप लिया। जिसने आगे चलकर एक राष्ट्रवाद का रूप लिया और बाद में राष्ट्र राज्य का निर्माण है वो होने लगा। अब इसको संक्षेप में मैं बताऊं कि भाई मध्यम वर्ग क्या था और इनके बीच में कौन खड़ा हुआ था कुलीन वर्ग के बीच में। तो मध्यम वर्ग भी खड़ा हुआ था। जैसे पुराने शक्तिशाली वर्ग के सामने जो कुलीन वर्ग था, एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग खड़ा हुआ जिसने समाज में, अंडरलाइन करना इसको, समाज में बराबरी व राष्ट्रीय एकता की मांग की। तो अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारवाद का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उदारवाद का अर्थ होता है आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। ये उदारवाद शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है आज़ादी या बंधनों से मुक्ति। अब नवीन मध्यम वर्ग ने इसका अर्थ का क्या मतलब निकाला? नवीन वर्ग ने, या इसे कह सकते हैं मध्यम वर्ग ने, इस अर्थ का मतलब निकाला व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष बराबरी। आज़ादी भी नहीं, आज़ादी के अलावा कानून के समक्ष बराबरी, यानी कानून में भी समानता है वो मिलनी चाहिए। तो नए मध्यम वर्ग ने इसका अर्थ निकाला, उदारवाद का मतलब है आज़ादी व कानून के समक्ष बराबरी। तो उदारवाद हर क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक उदारवाद। तो राजनीतिक उदारवाद किस प्रकार की सरकार चाहता है? तो राजनीतिक उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है
जो जनता की सहमति से बनी हुई हो, यानी निरंकुश सरकार ना हो, जनता की सहमति से बनी हुई सरकार हो, तो ऐसी सरकार पर जोर देता है। तो राजनीतिक उदारवाद मतलब ऐसी सरकार जो जनता की सहमति से बनी हो। अगला, इसने विशेष अधिकारों के अंत की मांग की। क्या की? विशेष अधिकारों के अंत की मांग। तो दोस्तों, पादरी वर्ग और शासक वर्ग में जो बच्चे जन्म लेते थे, उनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। तो जन्म से विशेष अधिकारों को खत्म करने के पक्ष में थे उदारवादी वर्ग। तीसरा, वो चाहते देश में संविधान होना चाहिए, निरंकुश राजा का संविधान ना होकर संविधान जनता के द्वारा बनाया गया हो, यानी संविधान में प्रतिनिधि जो जनता की आवाज को उठा सके, और संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर चर्चा की जा सके, और वो संसदीय सरकार के समर्थक थे। अब है मताधिकार। दोस्तों, हमने अभी पढ़ा है कानून के समक्ष बराबरी। तो ये आप सुने, यूरोप में कानून के समक्ष बराबरी का मतलब ये नहीं था कि सभी को मत देने का अधिकार हो। यूरोप में मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को होता था, वो भी उन पुरुषों को जिनके पास संपत्ति थी। यानी ये मान के चलिए, वोट देने का अधिकार केवल जो फ्रांस में था संपत्तिवान पुरुषों के पास था, जो धनवान पुरुष थे उनके पास था। महिलाओं और जिनके पास संपत्ति नहीं है ऐसे पुरुषों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। अब है अगला आर्थिक उदारवाद, यानी बाजारों की मुक्ति। यानी उदारवादी या मध्यम वर्ग ये चाहता था कि बाजारों पर राज्य का नियंत्रण ना हो, वो राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो, ताकि व्यापार बाधित ना हो, व्यापार व्यवस्था चलती रहे। तो राज्य का मतलब है यहाँ जो शासन वर्ग है, राजा है, उसके नियंत्रण में बाजार नहीं होने चाहिए, बाजार स्वतंत्र होने चाहिए। उस समय चीजों में पूंजी के आने जाने पर राज्य द्वारा कई कड़े नियंत्रण लगाए गए थे। दोस्तों, उस समय टैक्स व्यवस्था अधिक थी, और व्यापार को बाधित करने के लिए अलग अलग प्रकार की माप तोल प्रणालियाँ होती थी, अलग अलग प्रकार की हर राज्य की अपनी खुद की मुद्रा होती थी, जिसे व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं जर्मन संघ, और ये नेपोलियन ने बनाया था, 39 राज्यों का संघ था। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि हर राज्य की अपनी एक मुद्रा थी। जैसे 39 राज्य है, मान लो कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है इन राज्यों में, तो वहाँ 39 मुद्रा है, तो फिर वो कैसे करेगा? या माप तोल की भी प्रणाली क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर व्यापार करना बहुत मुश्किल था। 39 राज्य हैं, 39 मुद्रा है, और माप तोल की प्रणाली भी क्या है, असमान है। तो यहाँ पर व्यापार करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उदारवादी या मध्यम वर्ग चाहता था कि जो बाजारों का जो नियंत्रण है वो राज्य से मतलब राज्य के कंट्रोल में ना रहे, ताकि व्यापार है वो आगे बढ़ता रहे। अगला है रूढ़िवाद। देखो दोस्तों, रूढ़िवादी विचारधारा क्या होती है? मतलब ये लोग अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करते हैं, प्राचीन परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो, रूढ़िवादी मानते थे कि समाज की पुरानी व पारंपरिक संस्थाएं, जैसे समाज में राजा होना चाहिए, चर्च भी होनी चाहिए, और समाज में ऊंच नीच होनी चाहिए, ऐसा रूढ़िवादी मानते हैं। यानी प्राचीन परंपराओं को जो है बनाए रखा जाना चाहिए, ऐसा रूढ़िवादी मानते हैं। तो ये है रूढ़िवादी विचारधारा। क्योंकि हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा था कि 1804 में नेपोलियन आया था, और हमने ये भी पढ़ा था कि नेपोलियन का अंत हो गया 1815 में। तो 1815 के बाद में दोस्तों वापस फ्रांस में रूढ़िवाद की स्थापना होती है, जो 1799 में क्रांति के दौरान बुर्बो वंश का अंत किया था ना। अब वापस 1815 में बुर्बो वंश की स्थापना हो जाती है, यानी वापस में यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा मजबूत हो जाती है। तो अब पढ़ेंगे अपन वियना संधि। वियना दोस्तों ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
नेपोलियन को ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस चारों ने मिलकर हराया था वाटरलू के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसे बोला जाता है वियना संधि या वियना सम्मेलन। जब नेपोलियन का अंत कर दिया तो इन चारों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि की 1815 में, जिसे वियना संधि के नाम से जाना जाता है। अब वियना सम्मेलन की उद्देश्य क्या था, ये क्यों हुआ था, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ये कहाँ पर हुआ था, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता है वो ड्यूक मेटरनिक ने की थी, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसी ने कहा दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब इसमें बदलाव के उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहला कार्य था नेपोलियन के बदलावों को खत्म करना। दोस्तों, जितने भी नेपोलियन ने बदलाव किए थे अपने शासनकाल के दौरान, उन लगभग सभी बदलावों को खत्म कर दिया गया। दूसरा, फ्रांस की क्रांति के समय हटाए गए बुर्बो वंश को फिर से सत्ता सौंप दी गई। जैसा हमने ऊपर बताया था, दोबारा से रूढ़िवादी स्थापना शुरू हो जाती है। अगला भविष्य में फ्रांस की सीमाओं को विस्तार से रोकने के लिए उसकी सीमाओं पर राज्य बना दिए गए। दोस्तों, फ्रांस के ऊपर मॉनिटरिंग की गई थी ताकि भविष्य में फ्रांस है वो अपनी सीमा का विस्तार ना कर सके। जैसे उसने उत्तर में नीदरलैंड को दे दिया, सौंप दिया, और दक्षिण में पीडमांट और जिनेवा सौंप दिया। अब उसके बाद इनके क्षेत्रों का बंटवारा भी हुआ था। जैसे नेपोलियन ने अपने कार्यकाल के दौरान यूरोप के जितने देशों पर भी अधिकार किया था, उनको इन चारों ने आपस में बांट लिया। किन चारों ने? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने। तो क्षेत्रों का बंटवारा, तो प्रसा को क्या मिला, प्रसा को पश्चिमी सीमा पर बने नए क्षेत्र दिए गए थे। तो प्रसा को जो पश्चिमी सीमा है उसके क्षेत्र दिए गए थे। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। रूस को पोलैंड का क्षेत्र दिया गया था। तो दोस्तों, अगला टॉपिक हम कल लेके आएंगे, पार्ट 3। धन्यवाद।